एक्सिस बैंक में निवेशक अब क्या करें? क्या अब एक्सिस बैंक निवेश करने लायक हो गया है? और जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है वो अभी एग्जिट कर लें या वेट करें? क्या है सही स्ट्रेटजी? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम एक्सिस बैंक की फंडामेंटल एनालिसिस करके समझने की कोशिश करते हैं उसका बिजनेस और परफॉर्मेंस। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आई एम श्योर कि आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी। हेलो दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एक्सिस बैंक के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं कासा रेशियो मींस करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। तो FY23 में मींस फाइनेंशियल ईयर 2023 में कासा रेशियो 43.6 था, वहीं FY24 में 42.5 था और उसके बाद FY25 में 39.3 रहा और FY26 में 37.8 था और वहीं लेटेस्ट क्वार्टर Q1 FY27 में देखें मींस जून 2026 क्लोजिंग का तो वो 36.9 रहा। दोस्तों कासा रेशियो 40% से नीचे है और ये थोड़ा सा कंसर्निंग तो है क्योंकि पहले एक्सिस बैंक का कासा कंफर्टेबली 40% से ऊपर रहता था। अगर हम FY23 और FY24 का भी डेटा देखें तो कासा 42 टू 43% की रेंज में था, उसके बाद डाउन होने लगा। तो इन्वेस्टर्स को कमिंग क्वार्टरली रिजल्ट में एक्सिस बैंक का कासा जरूर ट्रैक करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं एक्सिस बैंक के डिपॉजिट की, क्योंकि बैंक के पास डिपॉजिट होगा तभी आगे लोन देके अपना बिजनेस कर पाएगा ना। तो उसमें सबसे पहले अगर सेविंग अकाउंट डिपॉजिट की बात करें तो वो 3,48,000 प्लस करोड़ रहा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 25.4% रहा। वहीं करंट अकाउंट से डिपॉजिट 1,73,000 से ज्यादा रहा और टोटल कासा जो आया 5,21,000 प्लस करोड़ से ज्यादा का रहा। और अगर वहीं टर्म डिपॉजिट्स की बात करें तो वो 8,51,000 प्लस रहा, जो कि टोटल डिपॉजिट का 62% था। वहीं कासा का जो टोटल डिपॉजिट था वो 38% रहा। तो डिपॉजिट्स के बाद दोस्तों बात करते हैं कि लोन की कहां किस किस सेगमेंट में एक्सिस बैंक ने लोन दे रखे हैं। तो सबसे पहले अगर रिटेल लोन की बात करें तो वो 6,75,000 प्लस करोड़ का रहा और टोटल 54% का शेयर है ओवरऑल लोन में और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो रही 8% की रही रिटेल लोन में। वहीं SME सेगमेंट में 1,51,000 प्लस करोड़ का रहा लोन, टोटल शेयर 12% है बट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बहुत ज्यादा रही 25% की रही। और कॉर्पोरेट लोन की बात करें तो वो 4,34,000 प्लस करोड़ की रही। ओवरऑल शेयर की बात करें तो 34% का रहा और ग्रोथ इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा रही 38% प्लस की ग्रोथ रही। अब अगर टोटल नेट एडवांसेस को देखें तो वो 12,61,000 प्लस करोड़ का रहा और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ 19% प्लस की रही। दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में जो रिटेल लोन बुक होती है ना वो रिलेटिवली कम रिस्की मानी जाती है। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे लोन जो है लाखों कस्टमर्स को दिए जाते हैं, 2, 4, 5, 10, 20 लाख के लोन छोटे छोटे मीन्स लोन दिए जाते हैं। वहीं जो कॉर्पोरेट और कंपनीज को लोन होते हैं वो तो कई सौ करोड़ कई हजार करोड़ों में होते हैं। तो उसमें अगर एक आध कॉर्पोरेट भी एक आध कंपनी भी डिफॉल्ट कर जाती है तो बैंकों की लोन बुक बहुत खराब हो जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों बोलना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो SME सेगमेंट और कॉर्पोरेट सेगमेंट में इतनी तेज लोन ग्रोथ हुई 25 और 38% की कॉर्पोरेट में, तो वो हमें ट्रैक करते रहना पड़ेगा कि वो लोन कहीं बैड लोन में तो नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं, उनकी रिकवरी भी प्रॉपर्ली चल रही है कि नहीं। तो इसके लिए दो मेन फाइनेंशियल रेशियो होते हैं, एक होता है NPA मींस नॉन परफॉर्मिंग एसेट और दूसरा होता है PCR प्रोविजन कवरेज रेशियो। आगे इस वीडियो में बात करूंगा उसके बारे में तो उसको समझेंगे। अब दोस्तों अगर वापस हम जो है रिटेल लोन को थोड़ा और डिटेल में समझे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो टोटल रिटेल बुक जो थी 6,75,000 प्लस करोड़ की थी, उसमें होम लोन्स जो था 1,73,000 प्लस करोड़ का रहा और रूरल लोन जो था 1,17,000 प्लस करोड़ का रहा। और रिटेल लोन में अगर पर्सनल लोन के ग्रोथ की बात करें तो वो 7% था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्रेडिट कार्ड 5% का रहा। वहीं स्मॉल बिजनेस बैंकिंग 18% की ग्रोथ ईयरली रही। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में 11% का ग्रोथ रहा। तो टोटल जो रिटेल ओवरऑल ग्रोथ था ऑलरेडी बताया था 8% का रहा और इसमें होम लोन रिप्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली 26% ऑफ द रिटेल बुक वाइल अराउंड 73% ऑफ द रिटेल लोन आर सिक्योर्ड लोन। अब दोस्तों ये सिक्योर्ड लोन क्या होता है? अगर इसको देसी में एकदम बोलूं
तो वो लोन अगर मान लो कस्टमर नहीं चुका पा रहा है तो बैंक के पास उसका कुछ ना कुछ गिरवी रहता है, वो बेच के बैंक अपना लोन रिकवर कर लेता है। कई बार आप न्यूज़ वगैरह में सुनते हो ना कि इस प्रॉपर्टी की नीलामी हो गई, इस कस्टमर का ये चीज़ नीलाम हो गया, तो वो वही होता है। जब बैंक के पास कस्टमर जाते हैं तो कुछ ना कुछ वो कोलेट्रल के फॉर्म में रखते हैं, फिर अगर ईएमआई नहीं चुका पाते हैं, लोन नहीं चुका पाते हैं, तो बैंक उनकी नीलामी करके अपनी भरपाई कर लेता है। अब दोस्तों बात करते हैं एक्सिस बैंक के अर्निंग की। उसके लिए हम चेक करते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट इंटरेस्ट मार्जिन। FY22 में नेट इंटरेस्ट इनकम 33,000 प्लस करोड़ का रहा। FY23 में 42,000 प्लस करोड़ का था। FY24 में 49,000 प्लस करोड़ का रहा और FY25 में 54,000 प्लस करोड़ हुआ और लेटेस्ट FY26 में 56,000 प्लस करोड़ का रहा। यानी नेट इंटरेस्ट इनकम लगातार बढ़ रहा है। लेकिन वहीं अगर निम की बात करें तो यहाँ पे कहानी थोड़ी सी अलग है। निम FY22 में 3.47% था, FY23 में 4.02% था, FY24 में 4.07% हुआ, फिर FY25 में कम होकर 3.98% हुआ, फिर FY26 में उससे भी कम होकर 3.69% हो गया और लेटेस्ट Q1 FY27 में 3.46% आ गया। यानी कि एब्सोल्यूट टर्म में नेट इंटरेस्ट इनकम तो बढ़ रही है लेकिन मार्जिन कम हो रहा है। तो ये एक्सिस बैंक के लिए चिंता की बात है। अब दोस्तों बात करते हैं एक्सिस बैंक के एसेट क्वालिटी की। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे GNPA मींस ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो FY22 में GNPA 2.82% था, फिर FY23 में कम होकर 2.02% आया, फिर FY24 में और कम होकर 1.43% हो गया, फिर FY25 में और कम होकर 1.28% हुआ और FY26 में 1.23% रहा और लेटेस्ट Q1 FY27 की बात करें तो 1.28% हो गया। तो दोस्तों GNPA तो एक्सिस बैंक का लार्जली इंप्रूव ही हो रहा है, डाउन जा रहा है, विच इज गुड फॉर द बैंक। और वहीं अगर नेट NPA एक बार देखें तो FY22 में 0.73% रहा, FY23 में 0.39% रहा, FY24 में 0.31% रहा, FY25 में 0.33% हो गया थोड़ा सा बढ़ के, फिर FY26 में 0.37% हो गया फिर से थोड़ा सा बढ़ गया और लेटेस्ट Q1 FY27 में 0.39% हो गया। वैसे तो नेट NPA भी एक्सिस बैंक का कंफर्टेबल पोजीशन में है, लेकिन दोस्तों अगर लास्ट 2 सालों में देखें तो 0.33% से 0.37% हो गया, थोड़ा इंक्रीज हो गया और लेटेस्ट क्वार्टर में भी इंक्रीज हो गया और 0.39% हो गया। तो ये बढ़ता जा रहा है, यूजुअली ये घटना चाहिए। नेट NPA बैड लोन नेट में जितना कम हो उतना अच्छा है बैंकों के लिए। तो अपकमिंग क्वार्टर में जब एक्सिस बैंक का फाइनेंशियल रिजल्ट आएगा तो उसमें ये नेट NPA वाली वैल्यू जरूर चेक करना कि घट रहा है या बढ़ रहा है। अगर बढ़ता जा रहा है तो कंसर्निंग सिग्नल होगा। और दोस्तों अभी तक इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो अपने भाई के चैनल कंपाउंडिंग भारत को तुरंत सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि ये फ्री है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता है। एब्सोल्युटली फ्री एंड फेयर लर्निंग टू ऑल, यही उद्देश्य है। अब दोस्तों बात करते हैं PCR मींस प्रोविजन कवरेज रेशियो की। और ये क्या होता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बैंक जो लोन दे के रखता है उसमें से बैंक को लगता है कि ये लोन वापस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो उसके अगेंस्ट बैंक खुद व्यवस्था करके जो रखता है वही बताता है PCR रेशियो, PCR परसेंटेज। तो FY22 में PCR 75% था, FY23 में 81% था, FY24 में 79% हो गया और FY25 में 75% था और लेटेस्ट FY26 में 70% रहा। वही मोस्ट रिसेंट लेटेस्ट क्वार्टर की बात करें दैट इज Q1 FY27 में तो वो 70% रहा। हालांकि दोस्तों एक्सिस बैंक का PCR 81% से गिर के 70% आ गया, लेकिन अगर 70% की रेंज को भी मेंटेन करता है तो ये एक्सेप्टेबल है, कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये गिर के 60% वाली रेंज में आता है कमिंग क्वार्टर में तो वो कंसर्निंग पॉइंट जरूर होगा, इसलिए कमिंग क्वार्टर में PCR रेशियो भी जरूर ट्रैक करना। अब दोस्तों बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो की, जो कि होता है ROA मींस रिटर्न ऑन एसेट। कोई बैंक कितना बड़ा है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उस बड़े बैलेंस शीट से कितना इफेक्टिवली प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है बैंक। तो FY22 में एक्सिस बैंक का ROA 1.21% था और FY23 में इंक्रीज होकर 1.82% हो गया और FY24 में अगेन 1.83% हुआ और FY23 में फिर डाउन होकर 1.74% हुआ, उसके बाद फिर डाउन होकर 1.45% हुआ और लेटेस्ट Q1 FY27 की बात करें तो 1.56% हुआ। तो दोस्तों एक्सिस बैंक के ROA में तो साफ गिरावट देखने को मिल रही है।
हालांकि राहत की बात यह एक्सिस बैंक के लिए जो लेटेस्ट Q1 FY27 में उसमें थोड़ा सा इंप्रूव होके आया है आरओए। लेकिन सिर्फ एक क्वार्टर के इंप्रूवमेंट से काम नहीं चलेगा, कमिंग क्वार्टर में चेक करना कि आरओए फर्दर इंप्रूव हो रहा है या नहीं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो होता है। और दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में और क्या क्या इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि एक इन्वेस्टर को जरूर चेक करना चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले, तो उससे रिलेटेड मैंने बैंकिंग सेक्टर एनालिसिस का एक डिटेल वीडियो बना रखा है। ऊपर साइड में उसका लिंक आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना। आपको कोई भी बैंकिंग सेक्टर का एनालिसिस करने में उससे बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल रेशियो, दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की, जो FY22 में 18.54% रहा और FY23 में 17.64% और FY24 में 16.63% और FY25 में 17.07% और लेटेस्ट FY26 में 16.42%। और वहीं लेटेस्ट क्वार्टर की बात करें Q1 FY27 में तो 16.67% रहा। तो CAR में भी थोड़ी गिरावट आई है, बट बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस ये मैं एक्सेप्टेबल मानूंगा, कंफर्टेबल पोजीशन में मानूंगा। क्यों? क्योंकि ये 16% से तो ऊपर है। तो दोस्तों एक्सिस बैंक की फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद मैंने 5 ऐसी चीजें आइडेंटिफाई की हैं जो एक्सिस बैंक पिछले कुछ सालों से अच्छा कर रहा है। तो एक बार जरा उस पर नजर डाल लेते हैं समरी फॉर्मेट में। नंबर 1, अगर एसेट क्वालिटी की बात करें तो GNPA 2.82% से कम होकर 1.23% तक आना एक बड़ा इंप्रूवमेंट होगा। उसके बाद डाइवर्सिफाइड रिटेल बुक, रिटेल 55% है और करीब 73% सिक्योर्ड है। उसके बाद SME और कॉर्पोरेट फ्रेंचाइजी की बात करें तो SME 24% और कॉर्पोरेट 38% ग्रो हुए और कॉर्पोरेट बुक में लगभग 91% एक्सपोजर जो है A- और उससे ऊपर रेटेड है, मतलब कि उन कॉर्पोरेट लोन बुक की रेटिंग अच्छी है। उसके बाद वन एक्सिस इकोसिस्टम, बैंक के साथ एक्सिस फाइनेंस, एक्सिस कैपिटल, एक्सिस AMC, एक्सिस सिक्योरिटी जैसी सब्सिडरी क्रॉस सेलिंग और फ्री इनकम अपॉर्चुनिटी देती हैं। FY26 में डोमेस्टिक सब्सिडरी का कंबाइंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2000 प्लस करोड़ रहा, जो कि 16% ईयर और ईयर का ग्रोथ रहा। उसके बाद डिजिटल प्लस भारत बैंकिंग, अप्रॉक्स 6275 ब्रांचेस और उसमें 47% ब्रांचेस रूरल और सेमी अर्बन एरिया में है। और FY26 में UPI पेयर PSP मार्केट शेयर करीब 36% था। तो एक्सिस सिर्फ एक ट्रेडिशनल बैंक नहीं रहना चाहता, वो एक इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है। और अब दोस्तों एक्सिस बैंक के 5 अच्छी चीजों के साथ साथ मैंने 5 बड़े चैलेंजेज भी आइडेंटिफाई किए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इन्वेस्टर वो चैलेंजेज इग्नोर करे और सिर्फ अच्छी अच्छी बातें देखें। तो पहले चैलेंज की बात करें तो वो है कासा का प्रेशर। FY22 के करीब 45% से कासा रेशियो FY26 में करीब 40% और Q1 FY27 में अप्रॉक्स 38% तक आ गया। उसके बाद निम में कंप्रेशन हुआ, FY24 में 4.07% से FY26 में 3.69% और लेटेस्ट Q1 FY27 में 3.46% हो गया। अगर निम जल्दी रिकवर नहीं हुआ तो लोन ग्रोथ के बावजूद प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर पड़ सकता है। उसके बाद कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ जो है तेजी से बढ़ा, कॉर्पोरेट बुक 38% बढ़ी जबकि रिटेल सिर्फ 8%। ये डाइवर्सिफिकेशन का फायदा तो दे सकता है, लेकिन होलसेल ग्रोथ के साथ क्रेडिट कॉन्सेंट्रेशन और फ्यूचर एसेट क्वालिटी रिस्क को क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा इन्वेस्टर को। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आरओए भी गिरा, 1.83% FY24 से 1.45% हो गया FY26 में। अगर आरओए सस्टेनेबल तरीके से वापस 1.7 1.8 मतलब टूवर्ड 2% की जोन में नहीं आता है तो वैल्यूएशन जस्टिफाई करना मुश्किल हो सकता है आने वाले समय में एक्सिस बैंक को। उसके बाद प्रोविजनिंग और रेगुलेटरी एग्जीक्यूशन की बात करें तो FY26 में एक्सिस ने 1231 करोड़ का एडिशनल प्रोविजन किया। उसके बाद Q4 में एक 2000 प्लस करोड़ का अगेन वन टाइम प्रोविजन किया। तो इन्वेस्टर के लिए मैसेज क्लियर है, रिस्क मैनेजमेंट और प्रोविजनिंग डिसिप्लिन को आगे भी क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने समझा एक्सिस बैंक का बिजनेस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और उसके साथ साथ क्या करंट में चैलेंजेज हैं। तो क्या एक्सिस बैंक अपने करंट चैलेंजेज को ओवरकम करके आगे ग्रोथ कंटिन्यू कर पाएगा? तो इस पे हमारी नजर बनी रहेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपका जो भी फीडबैक हो कमेंट करके नीचे जरूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट में बताया करो, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा, उससे रिप्लाई भी दूंगा। और हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, एकदम फ्री है।
ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे को एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।